मेरा नाम धीरज है और मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स से किया है। आज हम लोग सीसेट के कुछ टॉपिक पे बात करेंगे और यूट्यूब पे ये मेरा पहला क्लास है और यूट्यूब पे मैं सीसेट की सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल करवाऊँगा। और पिछले 3-4 वर्षों से सीसेट के सवाल हार्ड बनने लगे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होने लगी है। तो चलिए आज हम लोग सीसेट पे डाइस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के टॉपिक है डाइस। लिखते हैं डाइस, हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। ठीक है, तो इससे 2018 में लास्ट ईयर सवाल पूछा गया था और उसके बाद से अभी यूपीएससी में नहीं पूछा गया है। पीसीएस वगैरह में लगातार पूछे जा रहे हैं, यूके पीसीएस वगैरह में पूछा गया है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आगे सवाल आने की संभावना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। तो डाइस मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में मानक पासा बोला जाता है। मानक पासा। और दूसरे को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर मानक पासा। गैर मानक पासा। ठीक है, तो डाइस मेनली दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में ये होता है कि इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में, कि विपरीत सतह की जो योग होते हैं, जो अपोजिट सरफेस के जो सम होते हैं, वो हमेशा 7 होते हैं। जैसे अगर 5 लिखा है तो हमसे कोई पूछे कि मानक पासा में 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम बता सकते हैं इजीली कि 2 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट सरफेस का जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो हमेशा 7 होता है। तो मानक पासा में हमको मतलब कोई भी नंबर पूछ दे, जैसे 4 के विपरीत क्या है तो 3 है, 6 के विपरीत क्या है तो 1 है, क्योंकि अपोजिट जो सरफेस होता है उसका सम हमेशा 7 आएगा मानक पासा में। तो मानक पासा की पहचान कैसे करेंगे? चलते हैं। मानक पासा की पहचान, जैसे एक डाइस बनाते हैं। ये डाइस है, तो लिखते हैं यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1। तो अब हमसे कोई पूछे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट सरफेस हो अपोजिट सरफेस होगा उसका जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा। अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज की ये खासियत है कि जो नज़दीक के जो खंड होते हैं उसका जोड़ हमेशा 7 नहीं पूरेगा। जैसे हम 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो जब नज़दीकी का जोड़ 7 ना पूरे तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। और जब नज़दीकी का जोड़, जैसे हम दूसरा डाइस बनाते हैं, जैसे ये लिखते हैं 4, ये 3, ये 2, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नज़दीकी जो सरफेस है 4 और 3 7, तो नज़दीकी सरफेस का जब योग 7 हो जाए तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। और जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्डाइज से नहीं पूछे जाते, वो नॉन स्टैंडर्डाइज से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट सरफेस बताना सिंपल है। क्योंकि हमसे अगर कोई पूछे जैसे ये डाइस में कि 2 के विपरीत क्या होगा तो 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा तो 4 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट सरफेस का जो योग होता है हमेशा 7 होता है। आप डाइस में देखेंगे, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसको आप देखेंगे तो 5 के विपरीत हमेशा 2 रहेगा, 4 के विपरीत हमेशा 3 रहेगा। तो स्टैंडर्ड डाइस से सवाल नहीं आया है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस से। नॉर्मल अगर कभी चेक करना हो, ऐसा पासा, ऐसा पासा जिसके
विपरीत जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो स्टैंडर्डाइज की ये खासियत है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज में ज़्यादा कोई सवाल ना आए हैं और कोई एग्जाम वाले जल्दी पूछते भी नहीं है कि बताना आसान है, तो इसलिए कोई एग्जाम वाले पूछते नहीं। सवाल पूछा जाता है नॉन स्टैंडर्डाइज से, तो लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन नॉन स्टैंडर्डाइज। इस पे राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि ये बोर्ड काम पेन थोड़ा काम अच्छा नहीं कर रहा है, अगली बार से ये चीज़ें सुधार हो जाएंगी। तो नॉन स्टैंडर्डाइज से सवाल आए, तो नॉन स्टैंडर्डाइज से सवाल कैसे आते हैं, जैसे पहला इसमें 3 रूल है और बंद पासा में 3 रूल, अगर 3 रूल हम सिखा दिए आपको और तीनों रूल अगर आप समझ गए तो भारतवर्ष में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे छूट करके चला जाए। तो देखते हैं पहले रूल में सवाल क्या बनता है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 स्टैंडर्डाइज में ये याद रखना है कि नज़दीकी सतह का योग हमेशा 7 होता है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें रहता है कि नज़दीकी निकटवर्ती सतहों का योग इसमें नॉन स्टैंडर्डाइज में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में सवाल क्या कैसे पूछे जाते हैं, जैसे 2 डाइस बनाते हैं। और यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 2 है, 1 3 4। और हमसे कोई पूछे कि 1 के विपरीत बताओ, डाइस ऐसा बना दिया जाए और हमसे कोई पूछे 1 के विपरीत बताओ, तो हम क्या करेंगे। रूल नंबर 1 में पहला जो कॉन्सेप्ट आता है रूल नंबर 1 का, कि पासे का जो निकटतम पासे का पासे में जो संख्या निकटतम होगी वो कभी विपरीत नहीं होगी। तो पहला रूल में लिखेंगे कि जो भी संख्या नज़दीक होगी वह कभी विपरीत, जैसे 1 कॉमन है तो 1 कॉमन को लेते हैं तो नज़दीक क्या है 2 है, तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। तो एक ही संख्या बच गया, 2 3 4 का यूज कर लिए 5 का, तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है 6। एक ही संख्या बच गया जो 1 के विपरीत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी संख्या निकटतम है वह कभी अपोजिट नहीं हो सकता। पहला रूल में ये है कि जो भी संख्या निकटतम है, जैसे आगे चलते हैं एक और सवाल देखते हैं रूल नंबर पहला में, रूल नंबर 1 में तो लिख देते हैं जो संख्या निकटतम होगी, जो संख्या निकटतम होगी
जो संख्या निकटतम होगी वह कभी कभी भी नहीं होगी। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट से जो सवाल आता है, तो जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। जैसे हम दो डाइस बनाते हैं और डाइस में एक लिख दिए, 6 लिख दिए, 3, दूसरा डाइस बनाते हैं, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए और 4 लिख दिए। तो एक संख्या, जैसे कोई एक संख्या कॉमन होगी इसमें, डाइस में, डाइस की ये खासियत है, जैसे एक डाइस में बताना आसान है, तो हमेशा दो डाइस से तुलना करेंगे। एक डाइस और 3 डाइस, 4 डाइस, ये सब में बताना क्या होता है, इजली होता है, इजली फाइंड कर। तो उसमें एक डाइस जल्दी एग्जामिनर नहीं देता है, ये 2 से अधिक भी जल्दी नहीं देता है, क्योंकि चीज़ें पकड़ने में आसान हो जाती है। तो हम जब भी डाइस का सवाल सॉल्व करेंगे तो दो दो डाइस को लेकर के चलेंगे, ठीक है। एक डाइस से हम सवाल मतलब सॉल्व करना इजी होता है, तो उसमें उतना इजी तो एग्जामिनर पूछता नहीं। तो एक, तो पहला रूल में ये है कि जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। तो एक संख्या कॉमन हमेशा होगी। जैसे अगर दूसरा रूल भी पढ़ेंगे, तीसरा रूल भी पढ़ेंगे, तो अलग अलग कॉमन होगी संख्या, लेकिन पहले रूल में ये है कि एक संख्या हमेशा कॉमन होगी। तो इसमें 3 कॉमन है, तो 3 के आसपास क्या है, 1 है तो ये नहीं हो सकता, 6 है तो ये नहीं हो सकता, 3 के आसपास इधर 5 है तो ये नहीं होगा, 4 है तो ये नहीं हो। तो एक ही संख्या बचा, 3 के विपरीत क्या बचा, 2। क्यों, क्योंकि 1, 6, 4, 5 का हमने यूज कर लिया, तो एक ही संख्या बचा। 6 ही सतह होती है, एक लिखा रहता है डाइस पे, 2, 3, 4, 5 और 6, इसके अलावा कोई डाइस पे नंबर नहीं होता। तो हमने 1 का, 6 का, 5 का, 4 का और 3 के विपरीत ही पूछा है, तो इन सारे नंबरों का यूज कर लिया, बाकी जो नंबर बचा वो उसके विपरीत हो जाएंगे। तो पहला रूल ये था, ध्यान रखना है कि एक संख्या कॉमन होगी और कॉमन के विपरीत पूछा जाए, ठीक है। तो हम जो आसपास की संख्या है उसको हटा देंगे, बाकी जो बची संख्या है वो एक दूसरे के विपरीत कहलाएगी। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो रूल है मेरा, तो दूसरे रूल का नाम, और ये मेरा रूल है, ऐसा नहीं कि किताब में आप खोजने लगेंगे कि हाँ किताब में ये तो रूल मिल नहीं रहा है, आपको सवाल सॉल्व करते आना चाहिए। 3 रूल हमने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि 3 रूल बंद पासे में अगर मेरे सीख लिए तो भारतवर्ष का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे बच करके चला जाए। तो दूसरा रूल को नाम दिए हैं हम फेस टू फेस का नियम, फेस टू फेस का नियम। क्यों फेस टू फेस का नियम, हिंदी में बोलते हैं आमने सामने का नियम, आमने सामने का नियम। तो दूसरे रूल में ऐसा सवाल बनता है कि डाइस बना लेते हैं, इसका डेफिनेशन भी दे देंगे। डाइस बना लिए, इस पे लिख दिए 2, 3 और 4, तो लिखते हैं 3, 5 और 2, ठीक है। तो ये डाइस बन गया। तो दूसरे रूल में ये होता है कि हमेशा दो संख्या कॉमन होगी, हमेशा क्या होगी, दो संख्या कॉमन होगी। तो दो संख्या जब कॉमन होगी और दोनों संख्या के अलावा जो संख्या बचेगी वो संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो बाकी बच गए 4 और 5, तो एक ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत, 4 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4। जब दो संख्या कॉमन होगी तो बाकी बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, जब दो संख्या कॉमन होगी, जब दो संख्या जब दो संख्या
जब दो संख्या कॉमन होगी तो बाकी बची हुई संख्या, तो जब दो संख्या कॉमन होगी तो बची हुई संख्या, तो इसके अलावा तो ये पेन चल नहीं रहा है ठीक से, इसके अलावा बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। पेन चल नहीं रहा है ठीक, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो जब दो संख्या कॉमन होगी, रूल नंबर 2 में क्या है, जब दो संख्या कॉमन होगी तो बाकी बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें एक सवाल और देख लेते हैं, रूल नंबर 2 में ही अभी देख रहे हैं। जैसे एक डाइस बना देते हैं। ये डाइस है, इसमें हम नंबर पुटअप कर देते हैं। ऊपर लिखिए 5 2 1 2। तो ये डाइस है। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि दो संख्या हमेशा कॉमन होगी, तो इसमें भी 2 है और 5 है, इसमें भी 2 और 5 है, तो बाकी बची हुई संख्या 1 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 1, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जब दो संख्या, रूल नंबर पहला में हमने बताया था कि जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। तो एक संख्या कोई कॉमन है और कॉमन के आसपास जितनी भी संख्या है वो काट दीजिए, उसके अलावा जो बची वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। और रूल नंबर दूसरे में ये है कि दो संख्या हमेशा कॉमन होगी और वो दोनों संख्या को जो छोड़ करके जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत। तो रूल नंबर 2 क्लियर है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 को नाम देते हैं रोटेशनल का नियम। रोटेशनल रूल, रोटेशनल रूल, रोटेशनल रूल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम, ठीक है। तो रूल नंबर 3 में क्या होता है, रूल नंबर 3 में भी एक संख्या कॉमन होगी। जैसे डाइस बनाते हैं, और लिखते हैं 1 6 3 3 4 और 2, ठीक है। ये मान लीजिए डाइस है। तो रूल नंबर 3 में ये होगा रोटेशनल रूल में कि दो डाइस बना दिया जाएगा और एक संख्या कॉमन दी जाएगी और कॉमन के अलावा विपरीत पूछेगा। जैसे हमने पहले रूल में ये बताया है कि कॉमन संख्या एक होगी और वो कॉमन संख्या के विपरीत ही पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछ सकता। रूल नंबर 2 में हमने ये बताया कि दो संख्या कॉमन होगी और उस कॉमन संख्या के अलावा जो बची संख्या वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। रूल नंबर 3 में ये है कि एक संख्या कॉमन होगी और कॉमन संख्या के अलावा विपरीत पूछेगा। जैसे इसमें कॉमन 3 है लेकिन हमसे पूछेगा कि 6 के विपरीत बताओ, 1 के विपरीत बताओ। तो इसका नियम ये है कि हमको घड़ी की दिशा में कॉमन संख्या के साथ घूमेंगे, इसीलिए इसका नाम दिए हैं रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। तो जो संख्या कॉमन है उसके साथ हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, जैसे घड़ी घूमता है ऐसे, ठीक है। तो 3 कॉमन है तो 3 के साथ घूमते हैं, तो 3 लिखेंगे पहले, फिर 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 कॉमन है तो 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो घूर्णन के नियम में हमको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। और तीसरा रूल रामबाण, अगर तीसरा रूल आपने सीख लिया तो सारी संख्या के विपरीत आप बता पाओगे।
तो 3 का हमने सिर्फ यूज किया था, तो 6 के विपरीत क्या हो गया 2, 1 के विपरीत क्या हो गया 4, और एक ही संख्या बच गया 3। तो 3 के अगर विपरीत भी पूछे तो हम बता देंगे, 1 2 4 6 का हमने यूज कर लिया, तो 3 के विपरीत एक ही संख्या बचा 5। ठीक है, तो तीसरे नियम में ये है कि आप एक क्वेश्चन के साथ तीनों का आंसर दे सकते हैं, लेकिन नियम अलग अलग है। ऐसा नहीं कि तीसरा नियम लगा के सारे का आंसर आप निकाल दें। अगर पहले रूल में ये है कि एक संख्या कॉमन है और कॉमन के विपरीत पूछे, तो आपको क्या करना है कि कॉमन के आसपास जो भी संख्या है उसको हटा देना है, बाकी जो बची हुई संख्या वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। रूल नंबर दूसरा में ये है कि दो संख्या कॉमन होगी, नॉन स्टैंडर्डाइज में दो संख्या कॉमन होगी, और जो बची हुई संख्या जो जो बाकी बची हुई संख्या वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। रूल नंबर तीसरा में ये है कि एक संख्या कॉमन होगी, लेकिन वो कॉमन के अलावा विपरीत पूछेगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए इसमें 3 कॉमन दिया है तो वो 6 के विपरीत पूछेगा, वो 1 के विपरीत पूछेगा, तभी हमको तीसरा नियम लगाना है। हाँ, तीसरे नियम का खासियत ये है कि सारे का आंसर निकल जाता है। तो आगे एक और सवाल देखते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में एक और सवाल देखते हैं। रूल नंबर 3 जैसे यहाँ लिखते हैं 4 3 और 5, 5 2 और 1। ठीक है, और हमसे कोई पूछे कि 3 के विपरीत बताओ, तो हमारा ध्यान एकदम जाना चाहिए वहाँ कि इसमें रूल नंबर 3 लगेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग 5 कॉमन है, तो 5 के साथ हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, तो पहले 5 फिर 3 फिर 4, और फिर यहाँ भी 5 है, तो पहले 5 फिर 1 फिर 2। हमने सिर्फ इसका यूज किया था, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, और एक ही संख्या बच गया 5, तो 1 2 3 4 का हमने यूज कर लिया, तो बाकी जो बची हुई संख्या वो उसके विपरीत हो जाएंगे। तो 3 रूल है नॉन स्टैंडर्डाइज में। स्टैंडर्डाइज का मैंने डेफिनेशन बता दिया है कि हमेशा अपोजिट सरफेस का जो योग होगा, अपोजिट सतह का योग वो 7 होगा। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्डाइज में ये है कि हमेशा निकटतम जोड़ 7 आ जाए। जैसे नॉन स्टैंडर्डाइज में हमने तीनों रूल बताए हैं, और तीनों रूल में ऐसा है जैसे 3 और 4 7 है, तो जब आपस के निकटतम सतह का योग 7 हो जाए, अगर निकटतम सतह का जो जोड़ है अगर वो 7 पुर जाए, तो वो हमेशा नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, पहले तो हमें पकड़ में आना चाहिए कि ये स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो अगर अपोजिट सरफेस का योग 7 हो तो नॉन स्टैंडर्डाइज, अपोजिट सरफेस का योग अगर 7 हो तो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, और निकटतम सतह का योग अगर 7 हो तो नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन स्टैंडर्डाइज कैसे होते हैं। तो ये 3 रूल थे। अगर ये तीनों रूल आपने कर लिए, पिछली बार यूके पीसीएस में भी सवाल आया, बहुत ही ईजी था, रूल नंबर 2 से सवाल था वो, लेकिन कई बच्चों बना नहीं पाए, वो मैं आपको सवाल ला के दिखा देता हूँ। जैसे यूके पीसीएस में जो सवाल आया वो हम देख लेते हैं पहले। यूके पीसीएस में पूछा था कि नीचे दिए गए घन के विभिन्न स्थितियां का अध्ययन कीजिए और बताइए कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 4 के विपरीत हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें 4 डाइस दिया था, वो चारों डाइस हम बना देते हैं। ठीक है, ये डाइस है, तब कर देते हैं नंबर। ऊपर 5 था, इस पर 1 है, ठीक है, इस पर 3 है, 5 है और 4। ठीक है, 4 है, 3 है और 2 है, 3 है, 2 और 1। और ये सब हमें सामने के फलक दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपोजिट समझ लीजिएगा आप। 1 के बगल में 5 है, 5 के बगल में 3 है, उसी तरह 4 के बगल में 3 है और 3 के बगल में 5 है। ठीक है, तो हमें जो है वो आप पास के फलक दिख रहे हैं, अपोजिट नहीं दिख रहे हैं।
तो ये पूछा है उत्तराखंड पीसीएस में, तो इसको देखते हैं। ये पूछा है हमसे कि 4 के विपरीत बताइए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो हमें सिंपल सा इसमें दिख रहा है कि रूल नंबर 2 लगेगा इसमें, रूल नंबर 2। क्यों? क्योंकि 2 संख्या कॉमन है तो बाकी बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 3 और 5 इसमें भी है और 3 और 5 इसमें भी है, तो बाकी बच गए 1 और 4। तो 1 के विपरीत 4 है या 4 के विपरीत 1 है। तो आंसर दिया भी है इसमें, सी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें 4 डाइस बना दिए हैं, तो 4 डाइस देख के घबराना नहीं है। ऐसे ही अगर 5 भी बना दे, 6 भी बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा डाइस वो बनाएगा उतना मेरे लिए आंसर निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइस बनाएगा तो उतने हमें विकल्प मिल जाएंगे ज़्यादा। जैसे इसमें भी अगर देख लेंगे हम, तो इसमें भी 3 और 2 कॉमन है, इसमें भी 3 और 2 कॉमन है, तो यहाँ भी 4 के विपरीत 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है तीसरा और चौथे डाइस में भी। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस की ये खासियत है कि हमेशा जो आपस की सतह है वो हमेशा उसका योग जो है 7 होगा। कि इसमें भी देख लेते हैं, जैसे किसी एक में भी अगर 4 डाइस बना दिए और 4 में किसी एक डाइस में भी निकटतम सतह का योग 7 पुर गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, क्योंकि वो डाइस उसके साथ ही बने हैं। ऐसा नहीं कि एक में नहीं पुर रहा है तो हम स्टैंडर्ड डाइस समझ जाएंगे, वो भी ना। जैसे इसमें देखिए 4 और 3 7 है, 4 और 3 7 है। ठीक है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज से सवाल आते ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज सिंपल होते हैं बताना। कोई हमसे पूछ दे ऐसे ही कि हाँ 5 के विपरीत बता दो, स्टैंडर्डाइज में तो 2 होगा, 6 के विपरीत बता दो तो 1 होगा। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। जब तक हमें डाइस बना के उस पर नंबर नहीं जब तक पुटअप करेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। तो ये जितने भी रूल लगाए हमने, रूल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, ये नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए है। और नॉन स्टैंडर्डाइज में हमेशा ध्यान रखना है कि आपस के जो सतह का योग होता है वो 7 होता है। तो रूल नंबर 1 2 3 तीनों मैंने रूल आपको सिखा दिए। एक रूल इसी में सिखा देता हूँ, ओपन डाइस में। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट छोटा है तो वो सिंपल सा सवाल होता है। ओपन डाइस में ऐसे डाइस बनते हैं, जैसे ये डाइस बना दिया गया। ठीक है, यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ओपन डाइस है। अब हमसे कोई पूछे कि 1 के विपरीत बताओ या 4 के विपरीत बताओ, तो ओपन डाइस का ये डेफिनेशन होता है, आप लिख लीजिए कि हमेशा एक बक्से के गैप पे, हमेशा एक बॉक्स एक गैप पर विपरीत सतह होती है। विपरीत होती है। ठीक है, हमेशा एक बक्से के गैप पे, हमेशा एक बक्से के गैप पर विपरीत सतह होती है। ऐसे जैसे 1 के विपरीत पूछे तो 1 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत पूछे तो 4 के विपरीत 6 है। और जब हमने 2 निकाल लिए तो तीसरा जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जैसे इसमें 1 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो गया, तो बच गया 2 और 5, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ओपन डाइस में ये होता है कि हमेशा एक बक्से के गैप पे विपरीत सतहें विद्यमान होती है। दूसरा भी सवाल देख लेते हैं एक और इसी में। जैसे ओपन डाइस ऐसा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4 2 3 1 5। और पूछे कि एक और बना देते हैं। ठीक है, और पूछा जाए कि 5 के विपरीत बताओ या 4 के विपरीत बताओ, तो सिंपल है बताना। एक बक्से के गैप पे होती है विपरीत सतह ओपन डाइस में, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और 2 अगर विपरीत निकाल लिए तो तीसरा जो बाकी बचा हुआ वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बक्से के गैप पे 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6। ठीक है, तो डाइस में ये कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, यूपीएससी 2018 में रूल नंबर 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, वो भी सवाल इस पे डिस्प्ले पे अगर होता तो सॉल्व करवा देते, लेकिन वो है नहीं। ये उत्तराखंड पीसीएस का था और रूल नंबर 2 से ही था, 2 संख्या उसमें भी कॉमन। ठीक है, तो डाइस से जो भी आपके सवाल आएंगे बंद पासा से 3 रूल लगाने हैं, वो तीनों रूल से
सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम आगे भी यूट्यूब पे सारी, जैसे डाइस, पजल हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गए, कैलेंडर हो गए, क्लॉक हो गए, मैथ्स के टॉपिक हो गए, जितने भी टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और पैसेज भी साथ साथ, सारे टॉपिक हम यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।